नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हैं, हम चर्चा कर रहे थे इंडियन पॉलिटी में भारत की राजव्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की सीरीज हमारी चल रही है। ठीक है, पिछले लेसन में हमने कंप्लीट किया था मित्रों, प्रधानमंत्री का चैप्टर हम उसमें कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का लेसन हमने कंप्लीट किया। जितने भी व्यूअर्स ने उसको नहीं देखा है, ठीक है, ज़रूर से आप उसको देख लेना। और आज जो चर्चा करेंगे ना फ्रेंड्स, लेसन हमारा 20 इस बुक का 20वां ये लेसन है। पिछला लेसन नंबर 19 था प्राइम मिनिस्टर से संबंधित। लेसन नंबर 20 जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आज हम चर्चा करने वाले हैं। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी केंद्रीय सरकार में जो मंत्री होते हैं, मंत्री किस किस प्रकार के यानी कौन कौन से मंत्री होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कैबिनेट मंत्री, कभी सुने होंगे आपने, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, साथ ही मित्रों उप मंत्री का भी एक पद और संसदीय सचिव। तो ये सभी मित्रों केंद्रीय सरकार में मंत्री पद होते हैं। इन सभी की इस लेसन में चर्चा करेंगे। साथ ही एक सरकार में कितने मंत्री हो सकते हैं उसकी भी इसमें चर्चा करेंगे। मंत्रियों का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी मंत्रियों की क्या जिम्मेदारी होती है संसद के प्रति, व्यक्तिगत उनका उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, उन सभी की आज हम इस लेसन में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, जितने भी व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो मित्रों आप जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का जो बटन है ना उसके ऑल पर आपको क्लिक करना है, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो साथियों चर्चा देखो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनेगा। जैसे हमने पिछले लेसन्स में चर्चा करी थी डिटेल वाइज, उसी प्रकार से इस लेसन में भी हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा स्टार्ट करते देखो, कहता है कि भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। संसदीय व्यवस्था भारतीय संविधान में सरकार की ब्रिटिश मॉडल पर आधारित। अब देखिए संसदीय व्यवस्था क्या मतलब होता है इसका, पार्लियामेंट्री सिस्टम की यहाँ पे चर्चा कर रहा है हमसे। तो अलग से इस बुक में संसदीय व्यवस्था के नाम से टॉपिक अलग से लेसन दिया हुआ है। शुरुआती जो चैप्टर थे इस बुक के, उसमें हमने संसदीय व्यवस्था के बारे में डिटेल से मित्रों चर्चा करी थी। तो जिसने भी उस वीडियो को, संसदीय व्यवस्था के टॉपिक को, उस लेसन को नहीं देखा, जरूर से इस लेसन के बाद तुरंत प्रभाव से उसको देख लीजिएगा। सारे जितने भी डाउट्स होंगे आपके, संसदीय व्यवस्था क्या होती है, उसके क्या गुण होते हैं, क्या उसके दोष होते हैं, ठीक है, कमियां, उन सभी की इसमें मैंने डिटेल से चर्चा कर ली थी। तो यहाँ पे कह रहा है कि संविधान में, भारत का जो संविधान है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सरकार की संसदीय व्यवस्था है हमने, यानी हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपना रखा है। हमारे देश में आपको पता है संसद है, और संसदीय व्यवस्था हमने अपनाई थी ब्रिटेन के मॉडल पर। और मैंने ये भी बताया था उस लेसन में कि जहाँ भारत में संसद जो है ना, भारत की संसद संप्रभु नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में हमने संसद को संप्रभु बनाया है। ये मैंने उस लेसन में चर्चा भी करी थी। और पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब यही होता है। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था में हमने इसमें चर्चा करी। आगे कहते हैं क्या कि आगे ये कहता है फ्रेंड्स कि हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। बिल्कुल सही बात है। सरकार में जो भी काम किए जाते हैं वो कौन करते हैं, कार्यपालिका की जब हम चर्चा करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव की जब हम चर्चा करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव में हम मंत्रियों को गिनते हैं, यानी उसमें मंत्रिपरिषद आते हैं। जितने भी मंत्री होंगे वो सब उसमें गिने जाते हैं। और उनका नेतृत्व, उनका लीडर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक कि मित्रों आशा करता हूँ कि ये बात जो है ना आपको अच्छी प्रकार से समझ आई। अब चर्चा करते हैं संवैधानिक प्रावधानों की, यानी संविधान में आखिर मंत्रियों के बारे में क्या क्या हमने प्रोविजंस कर रखे हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं संवैधानिक प्रावधान, यानी जो भी प्रोविजंस संविधान में है उसको हम कह देते हैं संवैधानिक, और जो संविधान में नहीं है उसको या तो हम गैर संवैधानिक कहते हैं, या फिर हम उसको क्या कहेंगे, या फिर हम उसको संवैधानिक कह देते हैं, या कोई कानून के माध्यम से कोई बनाया गया है प्रोविजन तो उसको सांविधिक कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में स्टैट्यूटरी भी कहते हैं। ठीक है, तो संविधान में क्या क्या हमने प्रोविजंस किए हैं मंत्रियों के बारे में, उसकी चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो देखो आर्टिकल 74 क्या कहता है। आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। यानी आर्टिकल 74 देखो क्या कहता है। आर्टिकल 74 ये कह रहा है, डिटेल से मित्रों ध्यान से सुनेगा एक एक प्रावधान की, यहाँ पे मैं डिटेल वाइज चर्चा कर रहा हूँ, तो ध्यान से आप एक एक चीज़ को सुनते रहेगा। पहला क्या बात करता है आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता यानी उसको हेल्प और सलाह यानी सजेशन देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। क्लियर। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही काम करेगा। आगे कहता है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह एक बार में मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन
मंत्रिपरिषद के द्वारा दोबारा भेजने पर राष्ट्रपति उनकी सलाह और अनुसार ही काम करेगा। यानी सिंपल सी बात, सरल तरीके से मैं समझा रहा हूँ। देखो क्या कहना चाहता है, ये कहता है आर्टिकल 74 है ना, ये कहना चाह रहा है कि राष्ट्रपति जो हमारा है, प्रेसिडेंट जो है इंडिया का, उसको सलाह देने के लिए, उसको सहायता प्रदान करने के लिए हमने क्या किया है, हमने एक मंत्रिपरिषद बना रखी है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति को सलाह अगर देनी होगी तो मंत्रिपरिषद के द्वारा उसको सलाह दी जाएगी और उस मंत्रिपरिषद का जो लीडर होगा वो होगा प्रधानमंत्री। पहली बात तो यहाँ पे ये कह रहा है। दूसरी बात देखो क्या कहता है, कहता है कि राष्ट्रपति जो होगा ना, मंत्रिपरिषद ने जो सलाह उसको दी है, क्या जो भी सजेशन, जो भी राय मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को दी है ना, उस ही सलाह को वो मानने के लिए बाध्य होगा। यानी जो सलाह उसको दी है, जो काम उसको करने के लिए कहा गया है, वही काम वो करेगा। यानी उसकी सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति को काम करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि अगर राष्ट्रपति चाहे ना तो वह एक बार में मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए भी कह सकता है। यानी मंत्रिपरिषद है, ठीक है, उस मंत्रिपरिषद ने मान लीजिए राष्ट्रपति को कोई भी सलाह दी, तो राष्ट्रपति चाहे ना पहली बार में क्या कर सकता है, वो पहली बार में तो ये कर सकता है कि वह उस सलाह को न माने। यानी उसको मंत्रिपरिषद जो है उसको ये कहेगा कि आपने जो मेरे को ये सलाह दी है, इस सलाह पर आप एक बार वापस से विचार कर लो। क्या पुनर्विचार, यानी वापस से आप एक बार विचार कर लो कि क्या वास्तव में ये जो काम मेरे को आपने बताया है, क्या ये काम अगर मैं करूँगा तो ये सही होगा या गलत तो नहीं हुआ। ठीक है, अब मान लीजिए उसने कह तो दिया पुनर्विचार करने के लिए, लेकिन मंत्रिपरिषद ने मान लीजिए क्या किया, उसने उस सलाह जो दी थी राष्ट्रपति को, उस सलाह में कोई परिवर्तन नहीं किया। यानी उसने मान लीजिए, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मंत्रिपरिषद थी, कोई भी बिल था, उस बिल को लाने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई धन विधेयक, और धन विधेयक जो लाया जाता है ना, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लाया जाता है, तो मंत्रिपरिषद ने क्या किया, धन विधेयक राष्ट्रपति को भेजा। राष्ट्रपति, आपको पता है धन विधेयक जो होता है उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज ही नहीं सकता। तो आप ऐसा समझिए कि साधारण कोई विधेयक है और साधारण विधेयक राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है। वैसे साधारण विधेयक जब लाया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति उसको लेनी नहीं पड़ती, और वैसे संविधान संशोधन विधेयक में भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति नहीं लेनी पड़ती। लेकिन मैं एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कोई भी बिल था, उसको राष्ट्रपति को हमने भेजा कि इसको आप सहमति दे दो। अब मान लीजिए राष्ट्रपति ने उसको सहमति नहीं दी, उसको पुनर्विचार करने के लिए वापस मंत्रिपरिषद को भेज दिया। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद ने क्या किया, वापस से उस बिल को बिना कोई भी उस बिल में संशोधन किए राष्ट्रपति को भेज दिया ना, तो फिर अब क्या होगा कि फिर उसकी सलाह को राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य होना है। यानी अब राष्ट्रपति वापस पुनर्विचार के लिए उस बिल को नहीं भेज सकता। यही तो कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति चाहे ना तो पहली बार में तो क्या करेगा, मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए वो कह सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद ने अगर दोबारा उसको भेजा तो फिर राष्ट्रपति उसकी सलाह को मानना ही पड़ेगा। यानी फिर राष्ट्रपति को उसकी सलाह को मानना ही पड़ेगा। क्लियर? आशा करता हूँ मित्रों यहाँ तक की बात जो है ना आपको समझ में आ गई है। अब देखो नेक्स्ट कहता है दूसरा प्रावधान आर्टिकल 74 में कि मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है उसकी जाँच कोई भी न्यायालय नहीं कर सकता। क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को जो भी सलाह दी है ना, तो न्यायालय ये नहीं कह सकता कि भैया आपने जो है, आप मंत्री जो है, इन मंत्रियों ने ये सलाह राष्ट्रपति को दी और क्या सलाह दी या क्यों दी, यानी उसकी जांच नहीं कर सकता। कौन? हमारी जुडिशरी, न्यायपालिका उसकी जांच नहीं कर सकती। क्लियर? आशा करता हूँ मित्रों आर्टिकल 74 आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो आगे चर्चा करते हैं आर्टिकल 75 की। तो अनुच्छेद 75 देखो क्या कहता है कि मंत्रियों के बारे में और भी प्रोविजंस के बारे में ये बताता है, और इसमें कहता है पहला कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। आयोग की ये बात आपको सभी को पता होगी कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कर, यानी अपॉइंटमेंट जब की जाती है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर की, तो राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करता है। क्लियर? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी नियुक्ति जो की जाती है ना, चाहे वो मंत्री हो, चाहे तो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई मिनिस्टर हो, उन सभी की नियुक्ति जो की जाती है वो की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर है? तो ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री की जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो राष्ट्रपति करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति यानी कौन से मंत्री की, यानी कौन से व्यक्ति को हमें मंत्री बनाना है या नहीं बनाना है, तो ये सलाह दी जाती है राष्ट्रपति को, और उसकी सलाह पर ही प्रधानमंत्री
की जो सलाह है उसकी सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। क्लियर है? यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये कहा ना कि इस व्यक्ति को ये मंत्री बनाइए, यानी इस व्यक्ति को आप गृह मंत्री बनाइए या इस व्यक्ति को आप रक्षा मंत्री बनाइए। तो ये जो सलाह दी जाती है राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है। क्लियर है? और आपने देखा भी होगा कि अधिकतर बार क्या होता है कि पहले जितने भी मंत्री होते हैं उन मंत्रियों को शपथ दिलवा दी जाती है और मंत्री पद जो होता है यानी कौन सा उनको मंत्रालय दिया जाएगा वो बाद में उसको अलॉटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो शपथ भी उनको कौन दिलवाता है? सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री हो या चाहे अन्य मंत्री हो, उन सभी को शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलवाई जाती है। क्लियर है? आशा करता हूँ मित्रों कि ये जब बात ना आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी। क्लियर? नेक्स्ट ये कहता है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और यह जो प्रावधान हमने जोड़ा ये 91वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2003 के द्वारा हमने जोड़ा था। क्लियर? यानी सीधी सी बात ये कह रहा है कि पीएम प्लस मंत्री, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री को मिलाकर के कितने मंत्री एक सरकार में हो सकते हैं। तो ये कह रहा है कि लोकसभा की जितनी भी संख्या है ना, यानी लोकसभा में जितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं वर्तमान में? लोकसभा में 545 यानी 545 लोकसभा में सीटें हैं। और 545 का अगर आप तो 15% निकालने पर जितने मंत्री आते हैं वो एक सरकार में मंत्री हो सकते हैं, यानी उतने मंत्री एक सरकार में हो सकते हैं और उसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल होगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम 545 का 15% निकालते हैं तो कितना आता है? यहाँ पे आता है 81.75, यानी राउंड फिगर में देखें तो 82 आ गया। ठीक है, यानी एक सरकार में अगर हम देखें तो 545 का 50% निकालने पर कितना आया? हमारे आया 81.75 यानी 82, यानी 82 मंत्री एक सरकार में हो सकते हैं। और इसमें क्या 82 को कैसे लिखेंगे? 1 + 81, यानी एक तो प्राइम मिनिस्टर हो गया और 81 उसमें मंत्री हो सकते हैं। क्लियर? आशा करता हूँ मित्रों ये जो है ना कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यानी कि एक सरकार में मैंने आपको यहाँ भी बताया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के, यानी लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी लोकसभा की कुल संख्या 545 के 15% यानी 15% से अधिक नहीं होगी। और कितना आया? 82 आ गया, यानी कि 1 प्लस यानी प्राइम मिनिस्टर सहित। तो एक तो प्रधानमंत्री हो गया और 81 उसमें मंत्री हो सकते हैं। क्लियर? आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स ये बात जो है ना आपको अच्छी प्रकार से समझ आई है। मित्रों वीडियो आज की पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों उसको शेयर भी करना है। और चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो ज़रूर से कर लेना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंडियन पॉलिटी जो है, भारतीय राजव्यवस्था डिटेल से कम्प्लीटली हम इस बुक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस कारण से ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का जो बटन है ना उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। ठीक है, आर्टिकल 75 की चर्चा कर रहे हैं। आर्टिकल 75 में देखो नेक्स्ट प्रोविजन क्या कहता है कि संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा। क्या कहना चाहता है? ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए सरकार बनी किसी भी पार्टी की, यानी मान लीजिए बीजेपी की आज वर्तमान में बीजेपी पार्टी की वर्तमान में सरकार है। तो बीजेपी को मान लीजिए कोई विधायक है, ठीक है, अब वो मान लीजिए कि दूसरी बीजेपी का कोई विधायक बीजेपी का हम सांसद की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में बीजेपी की केंद्र में सरकार है। बीजेपी का कोई मान लीजिए एमपी है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद है, चाहे वो राज्यसभा का सांसद है या लोकसभा का सांसद है। ठीक है, तो बीजेपी का कोई सांसद है और वर्तमान में मंत्री भी है। ठीक है, यानी सांसद होने के साथ वो मंत्री है। अब क्या हुआ कि उसने क्या किया, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। ठीक है, बीजेपी से भागा और वो कांग्रेस में जाके भाग गया। ठीक है, और यहाँ पे बीजेपी ने क्या किया, उस मंत्री को अपनी पार्टी से निकाल दिया।
क्लियर। यानी वो जब वो कांग्रेस में शामिल हो गया तो उसने बीजेपी पार्टी ने क्या किया, उस पार्टी ने अपनी पार्टी से उस सांसद उस मंत्री को निकाल दिया। तो ऐसा जो सदस्य है ना अब, यानी अब वो मंत्री भी नहीं रहेगा। क्या अगर संसद उसकी सदस्यता रद्द कर देती है, क्या बीजेपी ने तो उस पार्टी से निकाल ही दिया, लेकिन संसद ने क्या किया, दल बदल कानून लगाया उसके ऊपर 10वीं अनुसूची के तहत, और उसका जो सदस्यता है संसद की वो उसको रद्द कर दी। यानी अब वो संसद का सदस्य ही नहीं है। संसद का अगर वो सदस्य ही नहीं है तो फिर वो मंत्री काहे का रहेगा। ठीक है, संसद में सदस्य वही तो बन सकता है, यानी संसद में मंत्री वही तो बन सकता है जो संसद का सदस्य होना चाहिए। भले ही वो 6 माह तक सदस्य ना हो किसी भी सदन का, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर तो उसकी सदस्यता किसी भी सदन की लेनी पड़ती ही है। क्लियर। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी भी पार्टी का कोई भी सदन का कोई भी सदस्य है, कोई भी पार्टी का, अगर दल बदल के आधार पर यानी किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेता है और संसद अगर उसकी सदस्यता उसकी मेंबरशिप उस सदन से हटा देती, यानी उसको उस सदन से उसकी सदस्यता को रद्द कर देती है, तो ऐसा सदस्य जो होगा वो मंत्री भी नहीं रहता फिर। क्लियर। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि ये बात जो है ना आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है कि मंत्री जो होते हैं ना राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। क्या कहना चाहता है, मंत्री जितने भी होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अब प्रसाद पर्यंत का मतलब मैंने कितनी बार यानी बहुत बार आपको समझाया है, प्राइम मिनिस्टर के चैप्टर में भी समझाया है, राष्ट्रपति के चैप्टर में भी और उपराष्ट्रपति के चैप्टर में भी मैंने डिटेल से चर्चा करी थी कि प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है, सीधा सा पुनः मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति जो होता है ना वो उस मंत्री को कभी भी हटा सकता है। यानी प्रसाद पर्यंत मतलब दया, यानी मंत्री राष्ट्रपति की दया पर निर्भर होते हैं। यानी राष्ट्रपति जब चाहे उस व्यक्ति को हटा सकता है मंत्री पद से, लेकिन अपनी मनमर्जी से नहीं हटाता। या तो उसको राष्ट्रपति को, यानी जो राष्ट्रपति है हटाता राष्ट्रपति है, लेकिन अगर या तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सलाह दे क्या कि ये जो मंत्री है ना वर्तमान में हमारी सरकार में, इस मंत्री को आप इस पद से इसके पद से हटा दीजिए, या तो वो तब हटाएगा उस मंत्री को, या फिर सदन में क्या लोकसभा में मान लीजिए सरकार जो है वर्तमान में लोकसभा में सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं है, यानी अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ लाया गया, उसमें सरकार गिर गई, तो फिर मंत्री जो होते हैं उन सभी को यानी सारे मंत्री हट जाते हैं। और या फिर प्राइम मिनिस्टर अगर राष्ट्रपति को कहे कि इस मंत्री को हटा दीजिए तो ही राष्ट्रपति उसको हटाता है। यानी प्रसाद पर्यंत का मतलब यही होता है कि मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति की दया पर निर्भर करते हैं, यानी वो जब चाहे उसको हटा सकता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ आई। नेक्स्ट कहता है कि मंत्रिपरिषद जो होती है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मित्रों ये तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है डायरेक्टली कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, सदन के प्रति, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना मंत्रिपरिषद जो होती है ना वो लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, भले ही उसमें मंत्री जो हों वो राज्यसभा के भी हों। क्या भले ही कोई राज्यसभा के भी मंत्री हों, लेकिन मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के ही प्रति उत्तरदायी होगी, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। क्योंकि सरकार जब बनती है ना, ठीक है, तो सरकार जब बनती है तो उसमें हम एमपी लोकसभा के चुनाव करते हैं और लोकसभा के चुनाव के माध्यम से ही सरकार बनती है। क्योंकि राज्यसभा के जब चुनाव होते हैं तो राज्यसभा का तो हमने गठन ही इसलिए किया था कि राज्यसभा जो होती है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, इस कारण से राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। लेकिन सरकार जब बनती है लोकसभा के चुनाव होते हैं और लोकसभा के चुनाव के माध्यम से सरकार बनती है, तो इस कारण से मंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। क्लियर। तो ये बात आपको समझ आई। अब देखो साथियों आगे क्या कहता है, देखो कहता है कि राष्ट्रपति जो होता है ना मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था शुरुआत में ही कि चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो या चाहे वो मंत्री हो, इन सभी को शपथ जो दिलवाई जाती है और तो जो टेकिंग करवाई जाती है वो हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट कहता है कि कोई भी मंत्री जो 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ये बात अभी मैंने बताई भी थी आपको, अगर आपने ध्यान से सुना होगा क्या कि कोई भी व्यक्ति है ना बिना किसी सदन का सदस्य बने, यानी बिना वो लोकसभा का सदस्य बने, बिना वो राज्यसभा का सदस्य बने, केंद्र की सरकार में मंत्री बन सकता है।
इवन यहाँ तक कि वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। क्लियर। लेकिन कितने समय तक? केवल 6 माह तक। और इस 6 माह की अवधि में उसको किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है, वरना क्या होगा कि 6 माह के बाद ना तो वो, अगर वो मंत्री है तो न तो वो मंत्री रहेगा, अगर वो प्रधानमंत्री है तो न वो प्रधानमंत्री भी नहीं रहेगा। क्लियर। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी मंत्री जो है वो 6 माह की किसी अवधि तक अगर वो सदन का सदस्य नहीं है ना, तो वो मंत्री रह सकता है। लेकिन अगर वो अवधि समाप्त हो जाती है 6 माह की, तो उसके बाद वो मंत्री भी नहीं रहता है। क्लियर। आगे कहता है कि मंत्रियों के वेतन यानी सैलरी और जितने भी उनको भत्ते दिए जाते हैं वो सब संसद तय करती है। क्लियर। और प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसकी सैलरी भी संसद ही तय करती है। तो यहाँ तक की बात मित्रों आशा करता हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से समझ आई है। आर्टिकल 74 मैंने बताया, आर्टिकल 75 की चर्चा करी, और ये दोनों अनुच्छेद है ना मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। भले ही आप आने वाले आगे अनुच्छेदों को ध्यान मत रखना, लेकिन हाँ जानकारी जरूर होनी चाहिए। लेकिन मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 74 और 75, क्योंकि 75 में तो प्राइम मिनिस्टर और मंत्रियों की चर्चा की जाती है, और 74 में मंत्रिपरिषद की चर्चा की जाती है कि कितने, यानी 74 में चर्चा की जाती है कि मंत्रिपरिषद जो होती है उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, उन सभी के बारे में हमने चर्चा करी। तो आई होप कि यहाँ तक की बात आपको अच्छी प्रकार से समझ आई है। आगे फ्रेंड्स अब चर्चा करते हैं। देखो आर्टिकल 77 की चर्चा कर रहे हैं। कहता है कि भारत सरकार के द्वारा कार्यवाहियों का संचालन, आर्टिकल 77 में कही बात है। कहता है क्या कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी और उसी प्रकार से अभिव्यक्त होगी। यानी इंडिया की गवर्नमेंट, भारत की सरकार, भारत की सरकार एग्जीक्यूटिव से संबंधित जितने भी काम करती है, कार्यपालिका से संबंधित जितने भी काम होते हैं राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। क्लियर। और एक इंटरेस्टिंग बात और मैं बताऊं, जब भी हमारे प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं या किसी भी दूसरे देश के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, तो वो जो एग्रीमेंट होता है ना मित्रों वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। आई होप कि ये बात शायद आपको पता भी होगी जो लोग सुन रहे हैं। तो ये बात आपको पता भी होनी चाहिए, क्योंकि जाते तो वहाँ मोदी जी हैं, अगर वर्तमान की बात करें जाते तो वर्तमान में, या जाते तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो एग्रीमेंट होता है ना वो राष्ट्रपति के नाम पर होता है। क्लियर। तो यही बात यहाँ पे करें कि भारत सरकार की कार्यवाहियाँ एग्जीक्यूटिव से संबंधित जो भी होगी राष्ट्रपति के नाम पर होती है और उसी प्रकार से अभिव्यक्त होती है। और नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रपति भारत सरकार की कार्यवाहियों को और सुगम बनाने के लिए साथ ही मंत्रियों के बीच में कार्यों का आवंटन करने के लिए संबंध में नियम भी बनाता है। क्या भारत सरकार कैसे काम करेगी, वो जो काम करती है सुलभ तरीके से, आसान तरीके से वो काम करे, मंत्रियों के बीच में कामों का आवंटन, इन सभी के बारे में नियम भी बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया है हमने। क्लियर। तो ये आर्टिकल 77 की भी हमने चर्चा करी। आज अब की ये बात भी आपको समझ आई। नेक्स्ट कहते हैं आर्टिकल 78 के बारे में। देखो कि यहाँ पे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स 78 में प्राइम मिनिस्टर के आखिर क्या क्या कर्तव्य होते हैं, ड्यूटीज उसकी प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या बनती है, उसकी इसमें चर्चा करें। तो देखो पहले क्या कहता है, प्राइम मिनिस्टर का यह कर्तव्य होगा क्या कि वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में, मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों और विधायन के प्रस्तावों के बारे में सूचित करें। क्या कहता है, ये कहना चाह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का ये कर्तव्य बनेगा, ये उसकी ड्यूटी होगी कि मान लीजिए प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी मामला था, उसके मामले में मंत्रिपरिषद ने कोई भी डिसीजन लिया है या कोई भी विधान के बारे में कोई भी विधान या कोई भी उसमें प्रस्ताव आया है, तो उन सभी के बारे में अगर कोई राष्ट्रपति सूचना मांगता है या नहीं भी मांगता है तो राष्ट्रपति को वो सूचना करे। कौन? प्राइम मिनिस्टर। आशा करता हूँ कि मित्रों ये बात जो है ना आपको समझ आई। वापस से मैं रिपीट करता हूँ, कहना ये चाहता है कि संघ के प्रशासन से संबंधित कोई भी मामला या फिर हमारे जितने भी मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री थे, तो मंत्रिपरिषद ने कोई भी डिसीजन लिया तो उसकी जानकारी जो है ना वो राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी। किसको? प्रधानमंत्री को। सिंपल सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि संघ के प्रशासन आदि के संबंधित मामलों और प्रस्तावित विधायनों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाएं प्रेषित करें। वही बात, अगर राष्ट्रपति सूचना मांग लेता है तो राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी। राष्ट्रपति सूचना नहीं भी मांगता है तो वो उसको सूचना
या तो उसको सूचित करना पड़ेगा प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। क्लियर है? तो ये आर्टिकल 78 की भी मैंने चर्चा करी। आगे देखो आर्टिकल 88, अब इसमें देखो क्या कहता है कि सदन में मंत्रियों के अधिकारों की चर्चा करते हैं फ्रेंड्स, कि सदन जो है उस सदन में मंत्री जो भी होते हैं उनके क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या अधिकार होते हैं। तो चर्चा करते हैं। पहला कि प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने अथवा कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन चल रहा है, ध्यान से सुनते रहिएगा। एक एक प्रावधान के बारे में डिटेल से चर्चा कर रहा हूँ, शायद ही आपको इतना कहीं डिस्कशन मिलेगा। तो ये पहली जो सेंटेंस है ना, उसमें ये कहना चाह रहा है कि एक मंत्री है ना, अब चाहे वो मंत्री लोकसभा का है, यानी एक मंत्री है, अब चाहे वो मंत्री लोकसभा का सदस्य है, ठीक है, यानी आपने देखा होगा मंत्री जो सरकार में बनते हैं केंद्र में, केंद्रीय सरकार यानी केंद्र में आपने देखा है 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो मंत्री जब बनते हैं ना तो लोकसभा के सदस्य भी बनते हैं, यानी लोकसभा से भी मंत्री बनते हैं और राज्यसभा से भी मंत्री बनते हैं। और कई स्टेट में अगर 2 सदन हैं, यानी कहीं विधानसभा और विधान परिषद हैं, तो वहाँ भी मंत्री जो बनते हैं वो विधानसभा और विधान परिषद दोनों से बनेंगे, ठीक है, यानी किसी भी सदन से मंत्री बन सकते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि एक मंत्री अगर मान लीजिए लोकसभा का कोई सदस्य, यानी लोकसभा से कोई मंत्री बना, लोकसभा का सदस्य है और वो मंत्री बना, तो वो मंत्री है ना मित्रों, वो राज्यसभा में भी बोल सकता है। ऐसा नहीं है कि वो लोकसभा के सीट पर चुनाव लड़ा था और लोकसभा सदस्य वो है, यानी लोकसभा का सांसद है, तो उसको राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं होगा। सीधी सी बात मैं ये कह रहा हूँ कि एक सदस्य अगर वो लोकसभा का सदस्य है और वो मंत्री है ना, तो वो जाकर के राज्यसभा में भी बोल सकता है, बैठक में वो भाग ले सकता है, लेकिन बस वोटिंग जो करेगा ना, किसी भी बिल पर वोटिंग होगी तो वोटिंग केवल और केवल जिस सदन का वो सदस्य है उसी सदन में वो वोटिंग कर सकता है। जैसे लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा में वोटिंग करेगा, अगर राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में ही वोटिंग कर सकता है। क्लियर? सिंपल सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि सिंपल सी बात है, आपको समझ आ गई होगी। उसे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और संसदीय समिति जिसका उसे सदस्य बनाया गया हो, उसकी बैठक में भी भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक सदन का लोकसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में भी बोल सकता है, लेकिन वोटिंग उसी सदन में करेगा जिस सदन का वो सदस्य है। क्लियर? आगे कहता है कि संसद के सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है, अनुच्छेद 108 का प्रयोग किया जाता है और अनुच्छेद 108 के प्रयोग के माध्यम से साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक की जाती है। अगर कोई बिल रोक लिया जाता है किसी एक सदन के द्वारा, उसको पारित नहीं किया जाता, तो फिर सदन की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और उस बैठक में उस बिल को पारित करवा लिया जाता है। तो दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है ना, तो उस बैठक में भी उस व्यक्ति को, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो, उसमें उसको भाग लेने का अधिकार होगा, बोलने का भी अधिकार होगा। साथ ही संसदीय समिति कोई भी है उसमें अगर वो सदस्य है तो उसमें भी उसको भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन वोट उसी सदन में करेगा जिस सदन का वो सदस्य है। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से डिटेल से एक सिंपल तरीके से मैंने समझाने का आपको प्रयत्न किया है। किसी प्रकार की कोई इस बात में दिक्कत आई है तो पुनः आप इसको मित्रों रिवाइज कर लीजिएगा, पुनः रिवर्स में वीडियो को देख लीजिएगा। आशा करता हूँ कि ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ आई है। आगे चर्चा करें। कहता है कि सामान्यतः लोकसभा और राज्यसभा से ही संसद सदस्यों की मंत्री पद पर नियुक्ति होती है। कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्री पद पर सुशोभित होता है तो उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। या तो निर्वाचन से ले सकता है या नामांकन से, नहीं तो उसका मंत्री पद रद्द कर दिया जाता है। ये बात इस जो पैराग्राफ में आई मैंने पहले ही ऑलरेडी चर्चा आपसे कर ली है, क्या कि लोकसभा और राज्यसभा से ही संसद सदस्यों की मंत्री पद पर नियुक्ति होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि मंत्री जो बनते हैं लोकसभा से भी बनते हैं, राज्यसभा से भी बनते हैं। आगे मैंने आपको बताया था कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्री बन सकता है, लेकिन केवल 6 माह तक बन सकता है। उसे 6 माह की अवधि में उसे किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर वो लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो या तो वो लोकसभा में चुनाव के माध्यम से सदस्य बन सकता है, राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो फिर वो
राज्यसभा में जो मनोनीत 12 सदस्यों को किया जाता है, तो उसे मनोनयन के माध्यम से भी वो सदस्य बन सकता है या चुनाव के माध्यम से बन सकता है। तो ऐसा करके वो सदस्य बन सकता है और फिर वो मंत्री पद पर 6 माह के बाद भी बना रह सकता है, अन्यथा 6 माह तक ही वो मंत्री रह सकता है बिना सदन की सदस्यता के। क्लियर? तो वही बात रिपीट आई, उसको मैंने आपको पुनः बता दिया। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है ना, एक मंत्री को जो संसद के किसी एक सदन का सदस्य है दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने बोलने का अधिकार है, परंतु वह उसी सदन में मत दे सकता है जिसका वह सदस्य है। ये बात भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, किसी भी सदन में वो बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन वोट उसी सदन में करेगा, मत उसी सदन में देगा जिस सदन का वो सदस्य है। क्लियर है? तो आशा करता हूँ कि अब तक की चर्चा, अब तक का डिस्कशन अच्छे प्रकार से आपको डिटेल वाइज समझ में आया। आगे चर्चा करते हैं फ्रेंड्स कि मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति, यानी सलाह की प्रकृति मतलब जो मैंने आपको शुरुआत में चर्चा करी थी कि मंत्रियों के माध्यम से राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है और राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है, यानी राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं कि वो सलाह को नहीं माने। अगर उसने राष्ट्रपति को कोई काम करने के लिए सलाह दी जाती है मंत्रियों के माध्यम से, तो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा उस सलाह को। क्लियर? तो क्या कहता है, चर्चा करते हैं कि आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है। बिल्कुल सही है, मैंने आपके साथ अभी चर्चा भी करी थी। यह राष्ट्रपति को उसके कार्य करने ही तो सलाह देती है। बिल्कुल सही बात है। आगे कहता है कि 42वें और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उसके परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है, अर्थात मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जाँच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। क्या कहना चाहता है? 42वां संविधान संशोधन और 44वां, इन दोनों एक्ट के माध्यम से हमने मित्रों ये प्रावधान कर दिया कि भैया राष्ट्रपति अगर मंत्रियों ने राष्ट्रपति महोदय अगर मंत्रियों ने कोई सलाह दी है तो आपको उस सलाह को मानना ही पड़ेगा। हमने उसको बाध्यकारी बना दिया, हमने उसको मजबूर कर दिया। ठीक है, हमने ये संविधान में प्रोविज़न कर दिया कि भैया हमारी सलाह को आपको मानना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। साथ ही मंत्रियों ने जो भी सलाह राष्ट्रपति को दी है उसकी जांच हमारी जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका, कोई भी कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, कोई भी न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकता। क्लियर है? आशा करता हूं कि मित्रों ये बात भी आपको समझ आई। क्लियर? और मित्रों वीडियो आपकी आज की अगर पसंद आई ना तो लाइक आप ज़रूर करना है। साथ ही वीडियो कैसी लग रही है आपको कमेंट भी मित्रों आप ज़रूर से कीजिएगा। ठीक है, कैसी क्या वीडियो आपको लगी है, क्या इसमें कोई सुझाव, क्या इसमें कोई परिवर्तन, उसकी आप जो है ज़रूर से कमेंट करिएगा। क्लियर है? अब फ्रेंड्स आगे चर्चा करते हैं मंत्रियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ और उनका वेतन यानी उनकी सैलरी। तो मंत्री शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाती है। शपथ में मंत्री क्या बोलते हैं उसकी चर्चा करते हैं। वो बोलता है कि मैं भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, मैं भारत की अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखूँगा, मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा, मैं भय या पक्षपात, अनुराग व द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करूँगा। सिंपल सी ये शपथ है, चाहे वो मंत्री बोले चाहे वो प्रधानमंत्री बोले, तो सभी के द्वारा जब शपथ ली जाती है तो शपथ में ज़्यादातर लोग यही सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर है? शपथ भी मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार शपथ से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसी कारण से मित्रों डिटेल से मैंने ये PDF जब बनाई है तो डिटेल से एक प्रावधान मैंने इसमें डाले हैं। ठीक है, बेकार की चीज़ें, बेकार की बातें मैंने इसमें नहीं डाली, जो काम की चीज़ें हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने इसमें से कोई मैटर कट किया है, पूरा मैटर एज इट इज़। भले आप जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक उठा के देखिएगा, पूरा मैटर जो जो चीज़ें काम में आने वाली है सारी मैंने इस PDF में डाली। तो इस कारण से अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते तो इसी कारण से उसी का मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकाला है। PDF के माध्यम से आप नोट्स भी बना सकते हैं। साथ ही मित्रों डिस्कशन तो मैं करवा ही रहा हूँ, तो आप जो है ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बार इसको जो है सुन लीजिए मेरे साथ, फिर बाद में जो है सुनते सुनते या साथ में सुनते सुनते भी आप इसके नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद समय समय पर निर्धारित करती है। एक मंत्री एक संसद सदस्य को दिए जाने वाले वेतन व भत्ते प्राप्त करता है। इसके अलावा वह व्यय विषयक भत्ते, मुफ्त आवास, यात्रा का भत्ता, साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं उसको मिलती है। यानी अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात देखो क्या है, एक मंत्री एक संसद सदस्य को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते प्राप्त करता है। यानी
लोकसभा का जो सदस्य है ना, जितनी सैलरी लोकसभा के सदस्यों को मिलती है, जो भत्ते, जो मुफ्त आवास, जो यात्रा सुविधा, जो स्वास्थ्य सुविधा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है ना, वही सुविधाएं एक मंत्री को भी मिलती है। यानी ऐसा नहीं है कि मंत्री को कोई अलग सुविधा मिल रही है, सेम सुविधा मंत्री को मिलती है, सेम सुविधा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है। लेकिन एक सुविधा अलग हो जाती है कि मंत्री जो होता है ना, उसको सिक्योरिटी भी मिलती है। लेकिन अधिकतर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, अब देखो संसद सदस्यों को भी मिलती है सिक्योरिटी तो, लेकिन मंत्री जो होते हैं, अब देखो आपने देखा होगा गृह मंत्री जो है वर्तमान में अमित शाह, या रक्षा मंत्री जो है, उसकी सिक्योरिटी आपने देखी होगी एक तो, ठीक है। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो संसद के सदस्य होते हैं, उसकी सिक्योरिटी आप देखना, दोनों की सिक्योरिटी में डिफरेंस होता है। तो यही बात मैं कह रहा हूँ। तो दोनों को सैलरी भी सेम मिलती है और सुविधाएँ भी सेम दोनों को मिलती है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, आज का लेसन यहीं स्टॉप रखते हैं कि ठीक है, आने वाले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे मंत्रियों के उत्तरदायित्व के बारे में। अब देखो मंत्रियों का क्या क्या, अभी तो हमने चर्चा करी थी प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में, फिर चर्चा करेंगे कि मंत्री जो होते हैं उनका क्या उत्तरदायित्व बनता है, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है। फिर मंत्रिपरिषद की संरचना की भी चर्चा करेंगे कि मंत्री जो होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री और एक उप मंत्री होते हैं। साथ ही संसदीय सचिव की चर्चा करेंगे। क्लियर? और इसके बाद मित्रों जो चर्चा करेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो हमारा टेबल आएगी उसकी, क्योंकि अक्सर इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर मंत्रिपरिषद क्या होती है और मंत्रिमंडल क्या होता है। यानी कैबिनेट क्या होती है, मंत्रिमंडल को तो कैबिनेट कहते हैं और मंत्रिपरिषद को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस भी हम समझेंगे। ठीक है, और इसके डिफरेंस के बाद जो है किचन कैबिनेट में मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एक निकल करके कि आखिर किचन कैबिनेट क्या होती है। तो इस प्रकार से किचन कैबिनेट की चर्चा करेंगे और फिर ये हमारा लेसन जो होगा वो हमारा लेसन मित्रों कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो साथियों आज का जो लेसन है आपको कैसा लगा? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मित्रों कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो मित्रों आपकी आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को आपको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में मित्रों इस वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को मित्रों फिर से कह रहा हूँ अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो ज़रूर से कर लेना, क्योंकि डिटेल से जैसे आज मैंने आपको डिस्कशन करवाया ना, विश्वास करिएगा अभी तक मित्रों आज हमारा लेसन 20 चला, लेसन जो 19 मैंने करवाया ना इसी प्रकार से डिस्कशन मैंने वहाँ करवाया, एक एक प्रावधान के बारे में, एक एक शब्द के बारे में, एक एक सेंटेंस, एक एक लाइन के बारे में सेम ऐसे के ऐसे डिस्कशन करवाया है और PDF के माध्यम से मैंने डिस्कशन करवाया है। नोट्स भी सिंपल तरीके से, कहीं भी आपको YouTube पर अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ डिस्कशन सुनिए, अच्छी प्रकार से समझिए, मैटर लिखा लिखाया आपको मिल ही रहा है, अलग से कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से आप जो है एक बार लेसन को सुनिए, सुनने के बाद उसका नोट्स बना लीजिए, एक बार कंप्लीट नोट्स बना लीजिए। कहीं भी जो है आपको अपने जब नोट्स बन जाएंगे तो उसमें आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई पुनः आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखनी भी है तो मेरी वीडियो आप वापस देख सकते हैं। हमेशा ये चैनल पर अवेलेबल रहेगी। कहीं भी अगर आपको सुनने में, समझने में बाद में जाकर के कोई नोट्स में दिक्कत आए तो उसकी भी आप वापस सुन करके कोई भी डाउट जो आता है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण से ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर लेना और ऑल का जो बटन है ना घंटी का, उसके ऑल पर क्लिक करना ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो साथियों वीडियो कैसी लगी है कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मंत्रिपरिषद के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।